नमस्कार, आज के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश भर में हर्ष उल्लास के साथ ईद मनाई गई और अमन चैन की दुआ मांगी गई, लेकिन इस दौरान भी घाटी में पत्थरबाजों को चैन नहीं है। पत्थरबाजों ने नारे लगाए और पैरा मिलिट्री कैंप पर पत्थर फेंके। हालात बेकाबू होने के बाद सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े। घाटी में तनाव है। पिछले कुछ दिनों से पत्थरबाजी की घटना आम है। हालांकि इसके पीछे अलगाववादियों का हाथ बताया जा रहा है। एनआईए की जांच में भी पाकिस्तान से फंडिंग की बात उजागर हो चुकी है। खुद अलगाववादियों ने यह बात कबूल की है। पैसा अलगाववादी कश्मीर के युवकों को देते हैं और सेना पर पत्थरबाजी कराई जाती है। कश्मीर में हालात किस कदर तनावपूर्ण है, इस बात का अंदाजा डीएसपी की हत्या से लगाया जा सकता है। जो डीएसपी अलगाववादी मीर वैज उमर फारूक की सुरक्षा कर रहा था, उसी पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। कब सुधरेंगे घाटी के हालात, ये बड़ा सवाल है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, किराए के पत्थरबाज। किराए के पत्थरबाज, इस पर हम इससे पहले चर्चा करें और मेहमानों से आपका परिचय कराएं। देखते हैं खास रिपोर्ट। घाटी में हालात अभी भी बेकाबू हैं। ईद की नमाज के बाद सेना पर फिर पत्थरबाजी हुई। जवाब में सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोग घायल हुए। ईद पर हालातों को देखते हुए कुछ ढील देने की मांग भी लगातार उठी, कुछ रियायत भी दी गई, पर पत्थरबाजों ने तो जैसे कसम ही खा ली हो, हम नहीं सुधरेंगे, और फिर कर दी पत्थरबाजी। घाटी में पत्थरबाजों को पैसा दिया जाता है और ये पैसा आता है पड़ोसी मुल्क से। जम्मू कश्मीर में हालातों को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान फंडिंग करता है। एनआईए की जांच में खुद अलगाववादियों ने कबूला है कि पाक ऐसे हालात पैदा करने के लिए पैसा भी भेजता है। ये जो कश्मीर के नाम पर तथाकथित वहाँ के कुछ एक नेता, भले ही वो अलगाववादी कैंप से संबंध रखते हों, भले ही वो मुख्य धारा से संबंध रखते हों, वो अपने अवाम से भी दगा कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं। वो फ्रीडम फाइट अथवा आज़ादी के नाम से भी बेवफाई कर रहे हैं और वो इस्लाम के साथ भी दगा कर रहे हैं। भारत की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को न जाने किसकी नजर लग गई। हालात कब सुधरेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। घाटी में घुसपैठ थमने का नाम नहीं ले रही है। आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं और इस धरती के स्वर्ग में गोलियों की आवाज कभी नहीं रुकती। आतंकियों के जनाजे में बंदूकें लहराई जाती हैं और पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं। कब सुधरेंगे हालात, ये बड़ा सवाल है। डेस्क न्यूज। किराए के पत्थरबाज, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे दुर्गेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार। तो जिस तरह से आज हमारे साथ दो मेहमान अभी जुड़े हैं, कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, हम जानने की कोशिश करेंगे जो हालात इस समय कश्मीर में हैं, लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और जो लगाम लगना चाहिए वो नहीं लग रही है। पत्थरबाजी लगातार बढ़ रही है और आज के दिन, जिस तरह आज ईद थी, कहते हैं अमन चैन, खुशहाली, भाईचारा, ये तमाम सारी चीज़ें ईद के दिन होती हैं पूरे देश में। इसी के साथ बड़ी शिद्दत के साथ ईद मनाई गई, लेकिन कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई लगाम नहीं है, किसी तरह का प्लान नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि हालात काबू होंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, आज भी पत्थरबाजी हुई और जो अलगाववादी हैं वो लगातार, जो उनके हौसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह डीएसपी की हत्या वहाँ पर की गई। हमारे तीनों मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे डीके जैन साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी से ये जानेंगे, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, आखिर
लगातार स्थिति बिगड़ रही है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि ये हालात सुधरेंगे। ईद के दिन भी पत्थरबाजी हुई, क्या कहेंगे रमेश जी? ये 4 जिले हैं जहां पर अलगाववादी ज़्यादा है, बाकी कश्मीरियत अलग है, लेकिन बावजूद उसके अगर सबको पता है कि वो 3-4 जिले ही हैं तो उन पर क्यों एक अच्छा ऑपरेशन नहीं किया जाता, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। दूसरी एक आश्चर्यजनक बात कश्मीर में ये भी मुझे देखने को मिलती है, वहाँ पर जो अलगाववादी है, जो खुलेआम पाकिस्तान की वकालत करते हैं, खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में तकरीरें करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं और सारे अलगाववाद का नेतृत्व करते हैं, ऐसे अलगाववादियों की सिक्योरिटी पर भी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। बीच में तो एक अलगाववादी ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी, तो अगर वो अलगाववादी हैं और पत्थर मारने वाले, सेना पर हमला करने वाले भी अलगाववादी हैं, वो उनके बीच में है तो उनको किससे खतरा है? अगर वो सरकारों की बात नहीं मान रहे हैं तो सबसे पहले तो पहली फुर्सत में तो उनकी सिक्योरिटी विड्रा होनी ही चाहिए, और सिक्योरिटी विड्रा होने के बाद देश के दूसरे भागों में यदि अपराध के संरक्षक को हम अपराधी मानते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं माना जाता? कश्मीर में अलगाववादियों पर राष्ट्रद्रोही की धाराओं में तेजी के साथ मुकदमे लगना ही चाहिए। राजेश जी, रमेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार क्यों लगातार उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं बढ़ रही हैं, किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, फिर सरकार क्यों नरम रुख अपना रही है ऐसे लोगों के साथ में? देखिए, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी होती है। जो मैं कई वक्त कहा कि राष्ट्र का निर्माण ऐसे ढुलमुले और थपड़ी ठोकने से नहीं होता, तानों और नारों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण लहू और लोहे से होता है। लोहे की तरह आपकी तरह फौलादी आपके इरादे हों, फौलादी निर्णय लेने की क्षमता हो। दूसरा, देश में एक अजीब तरह का एक माहौल ये है, कहीं अगर अपराधी का एनकाउंटर हो जाए तो कोई फोर्स खड़ी हो जाती है पुलिस वालों को सजाएं देने के लिए। ऐसा कश्मीर में भी हुआ, ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ और सब जगह हुआ। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वालों को अलग श्रेणी में लिया जाना चाहिए, और जो लोग राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर रहे हैं उनको राजनीति से ऊपर उठ कर देखना चाहिए। एक अजीब बात कश्मीर में है, जो दल सरकार में होता है वो हमेशा ढिलाई करता है और अपोजिशन हमेशा सख्ती की मांग करता है, और जब अपोजिशन सरकार में चला जाता है तो वो भी ढिलाई करने लगता है और दूसरा अपोजिशन सख्ती की मांग करता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर सरकार में बैठ करके वहाँ ऐसा कौन सा बीज है, ऐसा कौन सा एनर्जी उसमें जनरेट होती है जो कश्मीर के मामले में ढिलाई करने के लिए सत्ताधीशों को प्रेरित करती है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल रमेश जी आपने उठाया है। डी जैन साहब बीजेपी से हमारे साथ में है। जैन साहब, जिस तरह की बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कही, हम क्यों नरमी दिखा रहे हैं, हम क्यों उनको पालने का काम कर रहे हैं? जो हमें एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए था हम वो नहीं ले पा रहे हैं, और यही कारण है कि कश्मीर में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और हमारे पड़ोसी देश के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्यों हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं गंभीरता के साथ में? देखिए, सरकार जो है वो पूरी गंभीरता के साथ इस ओर ध्यान दे रही है, और जितनी सख्ती इस समय की जा रही है उतनी सख्ती पहले कभी नहीं हुई। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव इस समय हो रहा है, जिस प्रकार की सख्ती इस समय मोदी शासन में की जा रही है, पहले कभी नहीं हुआ। और आप तो ये जानते हैं, सब जानते हैं कि ये सारा जो खेल है वो प्रायोजित है। ये आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली जो पाकिस्तान की नीति है उसके तहत ये सब हो रहा है। इसमें हाफिज सईद और उसके दूसरे जो मक्की हैं और जो दूसरे आतंकवादी हैं उन लोगों का पूरा सपोर्ट और प्रायोजित है ये। और 1000 करोड़ रुपए का बजट तो पाकिस्तान सरकार ने पत्थरबाजों के लिए अलग से रखा हुआ है। ये एक धर्म विशेष का संबद्ध होने के कारण कश्मीर में ये समस्या है। जिस प्रकार से वहाँ हिंदू पंडितों को मारकर उनको भगा दिया गया, और जिस प्रकार से वहाँ एक धर्म विशेष की सत्ता हुकूमत कायम करने के लिए पड़ोसी देश उनका मदद कर रहा है, सहायता दे रहा है, आतंकवादियों को निरंतर कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर भेज रहा है, दंगे करवाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, विद्यालय जलाने के लिए। जैसा आपने कहा, आपने ये चीज कही है कि प्रायोजित है, आपको मालूम है, सरकार को मालूम है, जो फंड की भी कोई कमी नहीं है, फिर क्यों जमीन पर ये चीजें नहीं दिख रही हैं? और उनके हौसले लगातार, आप कह रहे हैं कि काफी काम हुआ, लेकिन काम दिख नहीं रहा। दिन ब दिन जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। आज ईद के दिन भी नहीं बख्शा अलगाववादियों ने। देखिए, ये तो अब उन अलगाववादियों के धार्मिक गुरुओं को समझना चाहिए कि वो किसी सिद्धांत या किसी धर्म से उनकी कोई
प्रेरणा नहीं है, उनका कोई अनुग्रह नहीं है, उनका कोई विशेष आग्रह नहीं है उस धर्म के प्रति या किसी सिद्धांत के प्रति या अमन या शांति के प्रति। वो तो एक महज उत्पात करना चाहते हैं, एक दंगा और अव्यवस्था और अशांति फैलाना चाहते हैं उस स्टेट के अंदर, ताकि वो अपनी बातें मनवा सके। और ये जो अलगाववादी सेपरेटिस्ट हैं, इनको पाकिस्तान से भी आर्थिक मदद मिल रही है, भारत सरकार से भी इनको, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ही इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती थी और चलिए जैन साहब, दुर्गेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ में, कांग्रेस के नेता। दुर्गेश जी, जिस तरह से डीके जैन साहब ने कहा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, और जैन साहब कह रहे हैं कि प्रायोजित है, फंड की भी कोई कमी नहीं है, पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह के हालात कश्मीर में बने हुए हैं? टीवी चैनल पे जो देख रहे हैं उन सबको ईद की मुबारकबाद दूंगा, और चाहूँगा ये कि जिस बात के लिए ईद त्यौहार को, और मीठी ईद खास तौर पे खुशी और अमन चैन और भाईचारे के लिए जिसका आगाज़ होता है, उसको कायम करने की कोशिश सारे समुदाय के लोग और सभी लोग करें। और इसके विपरीत आज हमारे देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, पथरावबाज की जो घटना हो रही है, वाकई में बहुत निंदनीय घटना है। माननीय रमेश जी ने बात बोली कि वाकई में सरकार को इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें इस चीज़ को कैसे सुधारना है। यदि इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित ही ये अलगाववादी भी सुधर जाएंगे और पत्थरबाजी भी सुधर जाएंगे। इच्छा शक्ति थी तभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का 2 भाग में विभाजन हुआ। इस तरह की कोई ताकत, इस तरह के निर्णय लेना चाहिए, ना कि एक बहुत पुरानी बात पूरे उसमें एक प्रचलित है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, और वही स्थिति आज हमारे यहाँ है कि हमारा देश जल रहा है और माननीय मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से जैन साहब ने सवाल उठाए कि पूर्ववर्ती सरकारों की उन्होंने बात की, आपके यहाँ से मणिशंकर अय्यर भी वहाँ पर गए थे उनसे चर्चा करने के लिए, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और सवाल आप पर भी खड़े किए जा रहे हैं। रमेश जी, सब सवाल हम पे जितने चाहे उतनी बार खड़े कर लें। सवाल खड़ा करना आज भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोच है, क्योंकि जब खुद का दामन दागदार हो जाए और खुद से कोई चीज़ संभल नहीं जाए तो दूसरे के कंधे पे रख दो, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीति और सोच है। आज केवल 2016 में 2090 बार पथरावबाजी की घटनाएं दर्ज हैं कि 2016 में आज सरकार वहाँ पर किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है। जब आप केंद्र में भी बैठे हो, प्रदेश में भी बैठे हो, दोनों जगह सरकार चला रहे हो और अपेक्षा हमसे कर रहे हो कि हम वहाँ पर पत्थरबाजों को रोक लें, हमारे बस की होती तो हम बिल्कुल रोक लेते, पर हमारे पास ना केंद्र की ताकत है ना प्रदेश की ताकत है। आप पूरी तरह से ताकतवर हैं, आप निर्णय सब ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में बहुत पैसा है, उनने 1000 करोड़ रुपए रख रखे हैं और वो उनको वहाँ पैसा पहुँचा रहे हैं। तो आपने जब नोटबंदी करी थी तब तो ये बोला था कि भैया कहीं भी जो है आतंकवाद नहीं बचेगा, नक्सलवाद नहीं बचेगा, हर तरफ शांति, हर तरह का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ से फिर आतंकवादियों के पास 2-2 हज़ार के और 500-500 के नोट निकल रहे हैं नए, जो कि हिंदुस्तान की नई करेंसी है, वो उनके पास कैसे निकल रही है? कहाँ गया आपका पूरा सिस्टम? कहाँ पर वो तैयारियां गई जिसके तहत आपने नोटबंदी करके पूरे देश को एक नई समस्या में खड़ा कर दिया था कि साहब आप जो है ये बंद हो जाएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। आप क्या कर रहे थे उस समय और क्या कर रहे हैं आज? कहने को आप दूसरी तरफ हमेशा देखने लगते हैं, कभी ये कहने लगते हैं कि साहब पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान तो चाहता है कि कश्मीर के अंदर इस तरह का वातावरण बना रहे। ये तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है और हमारा काम है कि हम उसको रोकें। बिल्कुल दुर्गेश, आप क्यों नहीं रोक पा रहे? बिल्कुल दुर्गेश जी, बिल्कुल दुर्गेश जी। रमेश जी, जिस तरह से डीके जैन साहब ने सवाल उठाए थे, जो हालात बने हैं पूर्ववर्ती सरकारों की उन्होंने बात की, दूसरा हमारा सवाल इसी से जुड़ा रहेगा कि सरकार के पास क्या कोई प्लान नहीं है, या एक प्लान की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही कि एक प्लान के तहत बनाकर उन्होंने कहा कि फंडिंग हो रही है और बजट की भी कमी नहीं है और बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, तमाम सारी चीजें मालूम है जिस तरह से डीके जैन साहब कह रहे हैं, फिर भी कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा। और पूर्ववर्ती सरकारों की उन्होंने बात की, क्या वहां से हालात बिगड़े हैं धीरे धीरे?
देखिए, मोटे तौर पर कश्मीर के हालात तो सालों से बिगड़े हुए हैं। अब उस पर हम इल्जाम चाहे सरकार पर लगा दें या पूर्ववर्ती सरकार पर लगा दें, लेकिन वहाँ पर हालात तो हमेशा से बिगड़े रहे हैं। और ये बात सही है कि वहाँ के सारे उपद्रवकारी जो है एक धर्म विशेष की शरण लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने भारत में देखा अन्य धर्माचारी उन आतंकवादियों को मदद नहीं करते। कुछ लोग जरूर हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद मुझे एक बात पर हैरत होती है, जैसे अभी आपके फुटेज में ही दिखाया जा रहा था कि जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहे हैं। वो ऐसे जब साफ दिख रहा है, ऐसी स्थिति में भी पत्थर से एक पुलिस वाला जो है, एक सुरक्षा कर्मी अपना सिर छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके बजाय अगर चूंकि पाकिस्तान का झंडा लहराने के साथ पत्थर मार रहे हैं, उनको सीधी गोली मारने में आपको क्या दिक्कत आ रही? मुझे एक बात बताइए, देशद्रोहियों को गोली मारने में क्या दिक्कत है? फिर जो पत्थर मार रहे हैं उनको मारिए गोली। एक बार कश्मीर घाटी में, हालांकि मैं सन भूल गया, लेकिन उस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी, इसी तरीके से माहौल बना और सरकार ने सख्ती की और 127 दिन लगातार गोली चली, उसमें 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे, शायद 130 या 32 कितने मर गए थे, जिस पर उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि ये उनके दिल के टुकड़े इतने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती बरतना चाहिए। आंसू गैस के गोले क्यों, सीधी गोली मारना चाहिए। पूरा देश आज इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो 3 जिलों के लोग जिन्होंने पूरे देश का न केवल अमन छीन रखा है, बल्कि हमारे यहाँ की कमाई उनके ऊपर खर्च हो रही है। कश्मीर का जो भी खर्च चल रहा है, जो भी हो रही है, वो भारत सरकार की फंडिंग से उनका बजट चलता है, उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम अपने पैसे से उनको पाल रहे हैं, हम अपनी उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। उनको सिक्योरिटी देने की जरूरत क्या है? मुझे आप बताइए, करोड़ों रुपया उस पर खर्च। बिल्कुल। और रमेश जी, ये भी था कि मोदी सरकार से काफी अपेक्षाएं थी। जिस तरह से डी.के. जैन साहब ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों पर उन्होंने जिस तरह से ठीक बढ़ रहे हैं, तो मोदी सरकार जब आई थी, काफी लोगों को उम्मीद थी कि हालात वहां सुधरेंगे, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर में कोई कदम सख्त उठाए जाएंगे। और फिर जो कि जब भाजपा वहां पर सहयोगी बनी सरकार की, तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि अब सहयोगी बन गई है तो ये दबाव बनाएगी और अच्छा काम होगा। उसके बजाय हालत वाकई बिगड़ रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। और जो हालात थे, आप मुझे बताइए, जीएसटी पर हो रहा है, कश्मीर में लागू नहीं होगा ये जीएसटी। भाजपा वहां सहभागी है सत्ता में, मोदी जी से उम्मीद है, उसके बाद भी केंद्र का कानून वहां क्यों लागू नहीं होगा? तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सरकार को सख्त होना चाहिए कश्मीर पर। बिल्कुल बिल्कुल। डी.के. जैन साहब, हम आप पर के पास आते हैं। जो हमने बात की रमेश शर्मा जी से, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, यूं ही सब चलता रहेगा, फंड भी है, सारी जानकारी भी सरकार के पास। तो जिस तरह से मंत्री जितेंद्र प्रधान का जो बयान आया है कि जल्द काबू में लाएंगे, ये बातें तो लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन कब लाएंगे? जनता को ये लगना तो चाहिए, देश को लगना तो चाहिए। ऐसे में जो हमारा पड़ोसी देश है उसके भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या प्लान की कमी है? देखिए, जो भी कुछ हो रहा है वो एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उससे आतंकवादियों का हौसले पस्त किए गए, इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल बंद कर दिया गया है, भारत की सीमाओं और बढ़ गए हैं। कहां पस्त हुए आप देखिए ना, उसके बाद लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। ये जो अभी आपको जो सिनेरियो दिख रहा है जी, ये फोड़ा तो 1989 से जब से अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पकते पकते अब ये इस स्टेज पे आ गया है। अब इसमें से मवाद निकल रहा है, लेकिन इसका जल्दी ऑपरेशन किया जाएगा। आप बिल्कुल भरोसा रखें। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि देशवासियों को, भोपाल वासियों को बिल्कुल आश्वस्त और विश्वस्त रहना चाहिए। बहुत शीघ्र इस फोड़े का सर्जरी की जाएगी और इसका चीरा लगाया जाएगा और इसको नेस्त नाबूद किया जाएगा। इस आंदोलन को, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इनका आंदोलन बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना केंद्र के पास है और उस पर अमल किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक समस्या है, कूटनीतिक समस्या है, इसका राजनीतिक हल ही होगा। जैन साहब, कहीं देर ना हो जाए, नासूर ना बन जाए, ये लगातार बढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने नासूर तो बना दिया है। नहीं, ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, जनता ने उनको अलग कर दिया। अब आपकी सरकार है, कश्मीर में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है। कहीं ना कहीं जनता को लगना चाहिए कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। और उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके हल के लिए भारतीय जनता पार्टी की
मोदी जी की सरकार प्रयासरत है, योजनाबद्ध तरीके से इसका कारगर इलाज किया जाएगा। आप और देश देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इस समस्या का निकाला जाएगा। चलिए दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से उनकी राय जान लेते हैं। जिस तरह की डीके जैन साहब ने बात कही है, भरोसा दिलाया है, तमाम तरह की उन्होंने बातें की हैं, क्या लगता है आपको कि हालात, आज जितेंद्र प्रधान का भी बयान आया है, जल्द काबू में आएंगे, क्या लगता है आपको इस दिशा में, लगता है आपको कुछ होने वाला है? सक्सेना जी, जैन साहब के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है और वाकई में वहाँ पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। पहले सैनिकों के ऊपर पथराव होता है, सैनिकों के हेलमेट में लात मार दी जाती है, फिर उसके बाद में स्थानीय पुलिस के डीएसपी को सरेआम मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो वो तो चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी दहशत, अपना जो वर्चस्व फैलाना है वो काम कर रहे हैं। जो बात आज आती है कि उन अलगाववादी या जो ये लोग हैं उनका धर्म क्या है, उनका धर्म तो सिर्फ ये है कि कैसे भी हम यहाँ पर अस्थिरता बना के रखें। ना उनको हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना किसी और बात से मतलब है। उनका तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि कैसे हम अपने आकाओं के आदेशों का पालन करते रहें और यहाँ पर वातावरण दूषित करते रहें। हाँ, धर्म हमारा बनता है, हमारी सरकार का बनता है, उस सरकार का जो वहाँ पर बैठी हुई है उसका बनता है कि इन ऐसे लोगों के ऊपर कैसे दबाव बनाए, किस तरीके से इन लोगों को वहां से उनका खात्मा करें। जैसे रमेश जी का कहना है कि गोली जरा सख्ती होना चाहिए। आज रविशंकर प्रसाद जी चैनलों पे बाइट दे रहे थे इस मामले में कि भैया कानून का सख्ती से पालन करना है। ये उसी तरीके से हो रहा है जैसे मोदी जी कहते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भैया निंदा मत करो, सख्ती से कानून का पालन करना। जैसा आप कह तो रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस दिशा में काम कर रहे हैं। जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पे काम करने के बाद में पाकिस्तान ने कितनी बार घुस गया, कितनी बार 2 सैनिकों की तो सर अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने काट दिए। ऐसी घटनाएं किस तरीके हुई। अब उसके बाद में जो है कि हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक कोई एक ऐसा काम वो नहीं है जो पहली बार इन्होंने कर दिया या कोई व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 आदमी वहां भेज दिए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। सेना हमेशा से इस तरह की घटनाओं का जवाब देती आई है। जब भी पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान पे घुस के हमला करने की कोशिश करी, उनको मारा गया है, तोड़ा गया है, दबाया गया है। उसी के कारण आज हमारा झंडा जो है शिखर पर है। हमने तो चाहे कोई भी स्थिति हो, कारगिल में भी भगाया था, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का टाइम हो, हर समय दबाया। वक्त कम है लेकिन हम उस कोर्ट पर आएंगे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कही कि कहीं ना कहीं सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। जो हालात अभी कश्मीर में बने हुए हैं और कोई अभी आस नहीं दिख रही कि यहाँ पर हालात सुधरेंगे, लेकिन विश्वास किया जाना चाहिए कि हालात वहां पर सुधरें, क्योंकि ईद के दिन जब वहां पर ऐसी स्थिति बनी तो माना जा सकता है कि हालात वहां पर काफ़ी गंभीर हैं। आज की चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा और बीजेपी नेता डीके जैन साहब जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज हमने अपनी इस चर्चा में जाना कि जम्मू कश्मीर के जिस तरह से वहाँ पर हालात हैं, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की इच्छा शक्ति सरकार को दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रही है। और यही कारण है कि तमाम रोज़ ही कहें कोई ना कोई घटना वहाँ पर हो रही है और जो पत्थरबाजों के हौसले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के विशेष में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।